गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये 6th क्लास की सिविक्स का हम फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे हैं। चैप्टर का नाम था हमारा विविधता की समझ, और इसका आज एक टॉपिक बचा हुआ है कि हम विविधता को कैसे समझें। तो विविधता को समझने के लिए बेटा हम दो उदाहरणों के माध्यम से, यानी दो राज्यों के उदाहरण हैं उनके माध्यम से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो उदाहरण है बेटा वो है आपका लद्दाख। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र भी दिखाई दे रहा है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है। ये ध्यान से समझे आप कि लद्दाख को व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं, यानी घाटियों से होकर जो पहाड़ों या पर्वतों के बीच में जो जगह होती है उसको घाटी के नाम से जाना जाता है, जिससे गुजर कर यानी मध्य एशिया के काफिले का अर्थ है लोगों का समूह, यानी व्यापार करने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों का समूह उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये याद रखना है, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ क्या क्या व्यापार करते थे, यानी जो लोगों का समूह होता था व्यापार के लिए, वो मसाले होते थे, उसमें कच्चा रेशम होता था, दरिया आदि, यानी इन चीज़ों का वो व्यापार करते थे। लद्दाख के रास्ते ही ऐसा माना जाता है बेटा कि लद्दाख के रास्ते, यानी जो ये घाटियाँ थी इनके रास्ते ही जो बौद्ध धर्म है वो भी तिब्बत पहुंचा था। और लद्दाख को इसलिए जो बौद्ध धर्म है वो तिब्बत पहुंचा था, इसलिए इसको छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले, ये याद रखिए, करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से भी परिचय हुआ था। कहाँ पर? छोटे तिब्बत में। और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं, लद्दाख में जो गाने हैं कविताएं हैं उनका भी, यानी ये लद्दाख में ऐसा माना जाता है गाने और कविताओं का भी यानी मौखिक संग्रह है। और तिब्बत का जो प्रमुख ग्रंथ है बेटा वो है केसर सागा। नाम याद रखिए कि तिब्बत का जो प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? केसर सागा। उसके स्थानीय रूप की ही मुसलमान और बौद्ध दोनों, यानी जो वहाँ के लोग हैं बेटा, वहाँ मुसलमान और बौद्ध दोनों ही, यानी ये इस तरह के गीत वहाँ पर गीत गाते हैं और नाटक भी खेलते हैं। इसके बाद है आपका थोड़ा सा इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में और पढ़ लेते हैं। जो इसकी भौगोलिक स्थिति है बेटा लद्दाख की, ये सबसे पहले अगर आप देखोगे तो जो आपका इंडिया का मैप है वो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से की पहाड़ियों में, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से की पहाड़ियों में यह बसा हुआ है। और लद्दाख जो है एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम, क्योंकि रेगिस्तान होने के कारण खेती है जो बहुत ही कम है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो बारिश है बिल्कुल नहीं होती। और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। लेकिन ये भी याद रखें कि जो लद्दाख का इलाका है बेटा बर्फ़ से ढका रहता है। और बर्फ़ यानी जब बर्फ़ से ढका होता है और इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उग पाते हैं। जो पीने का पानी है, यानी लोगों के लिए जब गर्मियों के महीने में जो वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई होती है, बर्फ़ पिघलने से लोगों को पीने का पानी मिलता है। यहाँ के लोग, एक ये भी है कि वहाँ के लोगों का, यानी पूछा जा सकता है कि लद्दाख के लोगों का जो प्रमुख कार्य क्या है, तो लद्दाख के लोगों का जो प्रमुख कार्य है वो भेड़ बकरी को पालना है। और ये वहाँ पर इसलिए भेड़ बकरी पालते हैं तो वहाँ पर जो पश्मीना ऊन है बेटा वो सबसे ज़्यादा मिलती है। और यह ऊन, जो पश्मीना ऊन होती है, यह सबसे उत्तम होती है और उत्तम होने के कारण यह कीमती भी होती है। इसलिए जो पश्मीना जो शॉल होती हैं वो महंगी होती हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं और कश्मीर में ही जो है पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। अब यहाँ के लोग जो हैं पशुओं को कौन कौन से पालते हैं, तो यहाँ के लोग गाय है, जैसे बकरी है, और याक को पालते हैं। और इनसे जैसे मक्खन प्राप्त होता है, चीज़ प्राप्त होती है, मांस प्राप्त होता है। यानी यहाँ के लोग जो हैं गाय, बकरी और याक पालते हैं और इनसे वो दूध, मक्खन और चीज़ या मांस वगैरह प्राप्त करते हैं। और रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं है, क्योंकि बेटा यह घाटियों से बना हुआ है। और घाटियों के माध्यम से ही, जैसे कि मैंने आपसे ऊपर बताया था कि भाई ये बेशक रेगिस्तान होने के कारण यहाँ पर लोग
नहीं आते, ऐसा हमारा मानना गलत है। ये व्यापार का एक अच्छा रास्ता है, इसलिए व्यापार के जरिए ही यानी यहाँ से लोग मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो ये आपका रेगिस्तान के बारे में बेटा टॉपिक था। इसके बाद हम नेक्स्ट जो एक राज्य है हमारा केरल, इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे केरल के बारे में। सबसे पहले जो आप देखोगे तो बेटा ये केरल जैसे आपको दिखाई दे रहा है, पानी भी है यहाँ पे, यानी एक साइड ये जो है महासागर से घिरा हुआ है, अरब की खाड़ी से, अरब सागर से ढका हुआ है एक तरफ से। तो सबसे पहले भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ यह एक राज्य है, कौन सा? केरल। और यह एक तरफ से यानी समुद्र से घिरा हुआ, कौन सा समुद्र? अरब सागर से, और दूसरी तरफ पहाड़ियों से यह घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध का अर्थ होता है बेटा बहुत अधिक प्रकार के, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, यानी यहाँ की पहाड़ियों पर काली मिर्च, लौंग, इलायची वगैरह उगाई जाती है। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर लौंग, इलायची और काली मिर्च जैसे मसाले उगाए जाते हैं, इसलिए जो व्यापारी हैं यहाँ के, इन मसालों के कारण यहाँ के व्यापारी बहुत ही यानी व्यापारी बहुत अधिक आते हैं। इसके बाद है बेटा सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ये याद रखना, सबसे पहले कौन आए थे? अरबी और यहूदी। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग, आपने ये बोला है ईसा मसीह के दो धर्मदूत थे, कौन थे? संत थॉमस। ये याद रखना है, लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको माना जाता है? संत थॉमस को ही माना जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता जो करीब 700 साल, आपसे पूछा जाएगा केरल में जो इब्न बतूता हैं कितने साल पहले आए, तो लगभग 700 साल पहले यहाँ आए। अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण उन्होंने देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बहुत ही बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना, यानी जब वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत में, वो समुद्री रास्ते से समुद्री जहाज से यहाँ पहुँचे तो कहाँ पर? केरल में। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता, यानी जब उन्होंने भारत के लोगों को भी यह समुद्री रास्ता पता चल गया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के जो लोग हैं विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसे कौन कौन से धर्म? यहूदी हो गया, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, यानी केरल में ये सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। जो चीन के व्यापारी थे बेटा वो भी व्यापार करने केरल आए। और यहाँ पर मछली, क्योंकि एक तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ लोगों का जो कार्य है वो मछली पकड़ने का है। और वे चीनी जालों से बिल्कुल, जो मछली पकड़ने के लिए यानी जिस जाल का प्रयोग करते हैं वो जाल चीनी के जाल से, चीन के लोगों के जाल से बिल्कुल हूबहू मिलते हैं, इसलिए उनको चीनी वल्ला कहते हैं। तलने के लिए लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं, यानी मछलियों को तलने के लिए जिस बर्तन का प्रयोग करते हैं उनको चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द की बात की ओर इशारा करता है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु, जो केरल की उपजाऊ यानी वहाँ की ज़मीन कैसी है? तो उपजाऊ है, और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, इसलिए वहाँ के लोग जो मुख्य खाना है बेटा वो मछली, सब्जी और चावल है। यानी वहाँ के लोगों का जो प्रमुख खाना है वो मछली है, चावल है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा बेटा कि दोनों में आपने अंतर देखा कि लद्दाख का ही पढ़ा कि ये एक रेगिस्तानी इलाका बर्फ़ से ढका हुआ, जबकि केरल आपने देखा इलायची, लौंग वगैरह यानी इसके वो प्रमुख हैं। तो दोनों की स्थितियाँ यानी भौगोलिक स्थितियाँ बिल्कुल ही अलग है लद्दाख की। और वही हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में प्रमुख एक सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्र चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों से प्रभावित है, यानी जहाँ इनमें विविधता है वहाँ इनमें एकता भी है। जैसे ये हमने विविधता पढ़ी भौगोलिक, और ये व्यापारी जो व्यापार करते हैं ये उनमें एकता पढ़ी। तो जो वही लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और उनके व्यापारियों की ओर अपनी ओर खींचता है। इसी तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और उसके भूगोल से गहरा रिश्ता होता है।
विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बातें नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन से हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं को भी हम अपना लेते हैं। अब जो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है बेटा वो है विविधता में एकता। तो आपकी ये विविधता में एकता भी महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही लेसन ही यही है। तो भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। अब अंग्रेजों का भारत पर राज था, जैसा कि हम जानते हैं। विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने, यानी भारत में विभिन्न यानी अनेक प्रकार के धर्म के लोग भी हैं, भाषा के लोग भी हैं, और महिला और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। यानी जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई तो सभी धर्मों के, सभी भाषाओं के, महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी यानी मिलकर लड़ाई लड़ी। किसी एक ने लड़ी, सभी ने मिलकर लड़ी थी। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोग भी शामिल थे। उन्होंने एकजुट यानी एक होकर, इकट्ठे होकर वे सब जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं। यानी अंग्रेजों का सोचना ये था कि इन लोगों में काफ़ी विविधता है, इसलिए फूट डाल सकते हैं और इस तरह उनका राज यहाँ पर चलता रहेगा। मगर भारतवासियों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। यानी चाहे विविधताएं कितनी भी अलग अलग हो, लेकिन जब लड़ाई या बात पर कोई भी यानी भाई बुरा प्रभाव पड़ता है तो सभी लोग उसका मिलकर यानी एक होकर सामना करेंगे। इसलिए एक होने के कारण बेटा उन्होंने ये कविता भी आपकी लिखी है कि दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम आंसू बहा के जाना, सयार्द में हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन के कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। यानी जब आज़ादी के समय यानी सभी लोगों ने जब स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी निभाई तो राष्ट्रवादियों ने बेटा यह कविता लिखी है। गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, यानी जब जलिया वाले बाग में बेटा गोलियां बहुत निहत्थे लोगों पर गोली चल गई थी जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो गई थी, और उस टाइम की बात है। और सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे भूलने जाना, हिंदुओं मुस्लिमों की होती आज होली, बहते एक रंग में दामन भिगो के जाना। यानी आज हिंदू और मुसलमान सब एक होकर यानी यहाँ पर हर त्योहार को मनाते हैं, इसलिए जो दिन है प्यारे ये हमारे भूलने जाना। कुछ जेल में पड़े, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, और दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। यानी ये इस तरह से बेटा एक कविता थी, आप इसको याद करके अपनी कक्षा में सुना भी सकते हैं। ठीक है बेटा, और ये क्या नाम है, एक छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक और बचता है, ये आपको पढ़ा देती हूँ मैं। जैसे यह गीत अमृतसर में जलियांवाले बाग में जो हमने कविता पढ़ी है बेटा, ये जलियांवाले बाग के हत्याकांड के बाद गाया गया था। यानी जब जलियांवाले बाग में जो 19 अप्रैल को यानी वहाँ पर गोलियां चलाई गई थी 13 अप्रैल को, तो बेटा ये तब की बात है। और उस शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी गई थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे यानी वहाँ पर अनेक जातियों के लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण नीति का यानी विरोध कर रहे थे, और उनमें से बहुत से लोगों की जानें भी गई और बहुत ज़्यादा घायल भी हो गए थे। यह गीत उन शहीदों की याद में ही गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई है और इस झंडे कि सारे भारत के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, ये क्वेश्चन है बेटा, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी किताब लिखी? भारत की खोज। तो आप याद रखें ये
जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो लिखी किताब है वो है भारत की खोज। और उसमें जो जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन किया है। यानी जो विविधता की हम वर्णन पढ़ रहे थे, इसका वर्णन भारत की खोज में यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया है कि चाहे भारत की विविधता का कितनी भी हो, लेकिन भारत की विविधता में ही यानी यहाँ की अनेकता में ही एकता का विचार यानी उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। ये यहाँ से भी बेटा आप पढ़ सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भारतीय एकता को ही अभिव्यक्त है। राष्ट्रगान की यानी ये राष्ट्रीय गान यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रीय गान गाया गया है वो भी उसमें भी हमारी एकता यानी छपी हुई है, एकता को वह झलकाता है। इसलिए बेटा आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही।